नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दुनिया भर से मिली भारत को गणतंत्र की बधाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत को बधाइयों का तांता। ब्रिटेन, नेपाल, रशिया, अमेरिका समेत कई देशों ने, फ्रांस समेत कई देशों ने भारत को दी बधाई। वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मिठाइयाँ बटी। पाक रेंजर्स ने किया मिठाइयों का आदान प्रदान। वहीं अगली एक और अपडेट, भारत ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को लगाई लताड़, बताएंगे। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। यूएन महासचिव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत के टीकाकरण अभियान को सबसे बड़ा बताया है। पीएम मोदी की कर दी है जमकर तारीफ, वो भी हम आपको बताएंगे। और भारत की अग्नि 5 मिसाइल साबित होने वाली है गेम चेंजर। सामने टिक नहीं पाएगा चाइना, होगा तबाह। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर में बड़ा हादसा, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से टकराएगा F-35 फाइटर जेट, 7 नाविक भी घायल। तो एक एक करके बताएंगे दोस्तों आपको। जहां पे जाग उठा इस सीरिया में 3500 कैदियों को बनाया गया है बंधक, वो भी बताएंगे। और इस बीच 5G, जी हाँ, क्या 5G से पूरी तरीके से तबाह हो रही है हवाई अड्डे, या फिर नहीं चल पा रहे हैं उड़ानों पर, क्या कुछ है प्रभाव पड़ रहा है 5G से। तो सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। 210 साल पहली बड़ी अपडेट निकल कर गणतंत्र दिवस परेड में दिखे 1971 युद्ध के हीरो सेंचुरियन PT-76 टैंक जैसे हथियारों ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल। दोस्तों, भारतीय सेना ने बुधवार को गणतंत्र दिवस परेड में सेंचुरियन टैंक PT-76 टैंक 75-24 पैक हॉबिट्जर और OT-62 टोपाज बंदर वक्त वाहन जैसे प्रमुख हथियार बरामद की आए हैं। साजो सामान का प्रदर्शन भी किया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने में प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत को बधाइयों का तांता। ब्रिटेन, नेपाल समेत देशों ने भेजा शुभकामना संदेश। दरअसल भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर दुनिया के अलग अलग देशों में भारत को शुभकामनाएं संदेश मिल रहा है। इस क्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को लोगों को बधाई देते हुए यूके और भारत के रिश्ते मजबूत हो तो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इसके साथ हम सब मिलकर कुछ बड़ी अधिक चुनौतियों का सामना किए हैं और भारत के लोगों को अपनी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दी और विश्वास जताया कि द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के लोगों तथा अपने समकक्ष प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। और इसके साथ हसीना ने कहा कि उनका देश एक शांतिपूर्ण समृद्ध क्षेत्र के निर्माण के लिए साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। इसके साथ ही रशिया की तरफ से भी विदेश मंत्रालय ने जारी किया है भारत के गणतंत्र, लोकतंत्र, महान लोकतंत्र का सम्मान। अमेरिका ने भी भारत के लोकतंत्र और गणतंत्र दिवस, लोकतंत्र दिन पे बधाई दी और कहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका जैसा पुराना लोकतंत्र मनाए जाने वाले देश को शुभकामनाएं। तो एक एक करके ये तमाम देशों ने, फ्रांस ने भी भारतीय लोकतंत्र डे पर बधाइयाँ दी हैं। हम चलते हैं और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर BSF और पाक रेंजर्स ने की मिठाइयों का आदान प्रदान। ये हम आपको बताएं किस तरीके से सीमा पर है वो मिठाइयाँ बटी। सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी समकक्ष पाक रेंजर्स ने बुधवार को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक दूसरे को मिठाइयाँ भेंट की और BSF और पाक रेंजर्स ने अधिकारियों को भी एक दूसरे की मिठाइयाँ भेंट की। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते दोनों देशों के बीच की सीमाओं पर मिठाइयों के आदान प्रदान पर रोक लगाई थी, जबकि इनसे पहले 2018 में BSF ने 26 जनवरी को नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीजफायर उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं के चलते परंपरा को ये छोड़ दिया था। तो हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, भारत के टीकाकरण का यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने की तारीफ। अभियान दुनिया में सबसे बड़ा और संयुक्त राष्ट्र कर रहा है पूरा सहयोग। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि यूएन भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान में सहयोग दे रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। उन्होंने बताया है कि वैश्विक निकाय और उनके साझेदार कोरोना संक्रमण को रोकने से जुड़े संदेशों के जरिए भारत में लगभग 60 करोड़ लोगों के बीच जागरूकता फैला चुके हैं। गुतेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि स्थानीय निदेशक सोबी शार्प ने नेतृत्व वाला संयुक्त राष्ट्र का दल भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर
पर लगाम लगाने में प्रशासन की मदद कर रहा है। दुजारिन ने कहा है कि हम हमारे साझेदार कोविड-19 की रोकथाम से जुड़े संदेशों के अब तक लगभग 60 करोड़ भारतीयों तक पहुंच बना चुके हैं और हम भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान में सहयोग भी दे रहे हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें 5G हवा में उड़ते विमान को गिरा सकता है। ये अमेरिका ने हवाई अड्डों के आसपास से चालू करने में की है देरी। दोस्तों आपको बता दें 5G के क्या कुछ दुष्परिणाम निकल के आ रहे हैं, समझिए। हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंसों ने कुछ अमेरिकी US से हवाई अड्डों पर उतरने वाले अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि वहां लगाई जाने वाली 5G मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी कुछ विमानों के उपकरणों को प्रभावित कर सकती है। विमानन कंपनियों के मालिकों और संघीय उड्डयन प्रशासन से संबंधित समस्या के बारे में चेतावनी के बाद दूरसंचार कंपनियों में AT&T और वेरिजॉन ने अमेरिकी हवाई अड्डों के आसपास कुछ 5G मास्ट को सक्रिय करने में देरी को की है, लेकिन 5G विमानों के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। और आपको बता दें समस्या जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से। एक और अपडेट ले लेते हैं। आपको बता दें किरण रिजिजू का ऐलान, जल्द ही चाइना अरुणाचल से अगवा किए युवक को करेगा रिहा। खराब मौसम की वजह से हुई देरी, सारे डॉक्यूमेंट सौंपे गए चाइना को। दरअसल गणतंत्र दिवस के जश्न के बाद केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कहा है कि चीन ने 17 साल के लड़के की रिहाई के संकेत दिए हैं जो पिछले दिन अरुणाचल प्रदेश से लापता हो गया था। जल्द ही उनकी ओर से तारीख और समय साझा की जाएगी। उनने ये भी कहा है कि चीन ने रिहाई के लिए जगह का सुझाव भी दिया है और उनकी तरफ से खराब मौसम की वजह से ये देरी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि भारतीय सेना द्वारा चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ गणतंत्र दिवस पर हॉटलाइन स्तर पर बातचीत की गई। PLA ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए हमारे कहा है कि हमारे नागरिक को सौंपने का संकेत दिए हैं और रिहाई की जगह का सुझाव भी दिया और वे जल्द ही तारीख और समय की सूचना दे सकते हैं। चीनी पक्ष की ओर से खराब मौसम को रिहाई करने के लिए हो रही देरी को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना ने चीनी पक्ष के साथ पहचान, व्यक्तिगत विवरण और लापता युवक की तस्वीर साझा की। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, भारत की अग्नि 5 मिसाइल साबित होगी गेम चेंजर, सामने टिक नहीं पाएगा चाइना। भारत जमीन से जमीन पर मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 5000 किलोमीटर और ये पूरी सटीकता के साथ निशाना साधने में सक्षम है। भारत के अग्नि 5 प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद चीन की न्यूक्लियर क्षमता को अप्रभावी बनाना और भारतीय सेना को ड्रैगन खिलाफ सशक्त करना है। चीन के पास पहले ही डोंगफेक 41 मिसाइल मौजूद है जिनकी मारक क्षमता 12 से 15,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यही कारण है कि अग्नि 5 से चाइना पूरी तरीके से न केवल बौखलाया हुआ बल्कि डरा हुआ भी है। एक और अपडेट, दक्षिणी चीन सागर में बड़ा हादसा, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से टकराया F-35 फाइटर जेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, साउथ चाइना सी में मचा बवाल। दोस्तों अमेरिका के F-35 जेट फाइटर और USS कार्ल विल्सन एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल इस हादसे में एयरक्राफ्ट कैरियर सवार समेत 7 नाविक घायल हो गए। अमेरिकी नौसेना के बयान में कहा है कि घटना दक्षिणी चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में नियमित उड़ान अभियान के दौरान हुई और फाइटर जेट के डेक से टकराने से पहले ही इसमें सवार पायलट ने खुद को सुरक्षित बाहर निकाल गया और उसके बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए समुद्र से कैरियर पर लाया गया और उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई। एक और अपडेट लेते हैं, गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद टाटा ग्रुप की हो जाएगी एयर इंडिया। पिछले साल अक्टूबर में हुई थी डील। दोस्तों गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद केंद्र सरकार की ओर से कल गुरुवार को एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपने की उम्मीद है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये खबर आई थी और जल्द ही इसे सौंप दिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में अब तक आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन केंद्र 27 जनवरी को अपनी ये विनिवेश प्रक्रिया को पूरा करना चाहता है। समाचार एजेंसी NI ने सोमवार को कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल्स के हवाले से एयर इंडिया के निदेशक विनोद हेजमांदी के हवाले से कहा है कि एयर इंडिया का विनिवेश अब 27 जनवरी 2022 को लिए जाने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों टाटा ग्रुप की हो जाएगी एयर इंडिया। गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद यानी आज से, पिछले साल अक्टूबर में डील हुई थी और आज से टाटा ग्रुप के अधीन जो है वो एयर इंडिया होने जा रही है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
एक और अपडेट लेते हैं, बिग ब्रेकिंग निकल के भारत में कोविड के मामले में देखें तो अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी, यात्रा पर पुनर्विचार करने की सलाह। वहीं आपको बता दें भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,80,000 करीब आए हैं मामले। दोस्तों कोविड-19 को लेकर जहां एक तरफ देश भर में कोरोना के मामले तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना थोड़ा कम हुआ है। भारत में कोविड मामले जो है वो अमेरिका ने अपने नागरिकों को वहाँ किसी भी यात्रा पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी यात्रा संबंधी परामर्श में लोगों को भारत में अपराध और आतंकवाद के मद्देनजर अधिक सतर्क रहने की सलाह दी। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर भारत के लिए यात्रा संबंधी स्वास्थ्य संबंधी तीसरे स्तर का नोटिस जारी करने के बाद परामर्श जारी किया गया है। तो ये कोविड-19 को लेकर नई बात है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे आपको बता दें कोरोना के बीच नई बड़ी तालिबान के सामने अमेरिकी नागरिक ने अपनाया इस्लाम, अब बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ पूरी दुनिया में तालिबानी शासन की निंदा हो रही है और पिछले साल अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान के शासन किसी भी देश ने अभी तक मान्यता नहीं दी, तो वही दूसरी तरफ अमेरिकी जो है वो तालिबानी बन रहे हैं। एक अमेरिकी नारी अफगानिस्तान की सरकारी न्यूज़ के मुताबिक अमेरिकी शख्स ने इस्लाम को बोलने की जानकारी दी और कहा कि तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह के सामने अमेरिकी नागरिक ने इस्लाम धर्म अपनाया है और इसका तालिबानियों ने भरपूर प्रचार भी किया है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें RLD से गठबंधन करना चाहती है बीजेपी। भाजपा सांसद बोले जाट समुदाय के लोग जयंत चौधरी से बात करेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास पर पहुंचे। इस बीच आपको बता दें इस दौरान उन्होंने सभी से बातचीत की। बैठक में भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने कहा आज यहां पर सभी पश्चिमी यूपी के जाट समाज के प्रमुख व्यक्ति आए थे। सभी ने गृहमंत्री के सामने अपनी तकलीफ़ें रखी और गृहमंत्री ने सबकी तकलीफ़ें सुनी। उन्होंने सबके सामने ये बातें की और उनके समाज और पश्चिमी यूपी के लिए क्या अभी तक क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम करने जा रहे हैं। भाजपा सांसद ने दावा किया कि बहुत ही अच्छी बैठक हुई। सभी ने गृहमंत्री को विश्वास दिलाया है कि इस बार भी बीजेपी को समर्थन करेंगे। और इसके साथ ही यूपी के जाट नेताओं के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक के बाद बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने कहा है कि हम रालोद जयंत चौधरी को अपने घर यानी भाजपा में स्वागत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना। जाट समुदाय के लोग उनसे बात करेंगे और उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं, यूपी की झांकी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विकास का भी हुआ प्रदर्शन। राज्य ने एक जिला एक उत्पाद से कौशल विकास और रोजगार की उपलब्धि भी दिखाई, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर भव्य परेड आयोजन किया गया है। इस मौके पर विभिन्न राज्यों और विभागों की झांकी भी निकाली गई। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विकास का भी प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सरकार राज्य के एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की उपलब्धता को भी राजपथ पर देश के सामने प्रदर्शित किया। सुबह राजपथ पर पहुंचने पर राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने स्वागत किया। इसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ परेड शुरू हुए। इस मौके पर भारतीय वायुसेना ने देश में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भविष्य के लिए भारतीय वायुसेना के परिवर्तन विषय को प्रदर्शित करती झांकी निकाली। इनमें MiG-21 जिनेंट लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ये हमने आपको बताया। लेकिन झांकियों में यूपी की झांकी जो है सबसे मनमोहक रही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें वो दिव्य और भव्य नज़ारा देखने मिला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। इसके साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी यूपी में चुनाव बा और यही कारण है कि झांकी बड़ी मनमोहक बा। एक और अपडेट ले लेते हैं, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें पीएम मोदी उत्तराखंड की टोपी व मणिपुर के गमछे में आए नजर। दोनों राज्यों में हो रहे हैं चुनाव। पीएम मोदी काला की अंदाज दिखा। गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी हमेशा खास अंदाज में नजर आते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस पर एक खास टोपी व गमछे में नजर आए पीएम मोदी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर उन्होंने शहीदों को नमन किया। एक खास टोपी उत्तराखंड की तो गमछा मणिपुर का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके कहा है कि आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्मा कमल से सुसज्जित देवभूमि उत्तराखंड की टोपी धारण कर हमारे राज्य की संस्कृति एवं परंपरा को गौरवान्वित किया है। प्रतीकों के जरिए सियासी संकेत देने में अग्रणी रहने वाले पीएम मोदी की टोपी पे उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल भी अंकित था। तो इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं।
एक और अपडेट लेते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पे -40 डिग्री तापमान में आईटीबीपी के जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस। जी हाँ दोस्तों, आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बीच पूरे यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यह हमारे देश के जवानों का हौसला नहीं तोड़ सकी है। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी -40 डिग्री में भी मुस्तैद है। आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई और -35 डिग्री तापमान में लद्दाख में तिरंगा फहराया है। आपको बता दें, भारत चीन सीमा पर तैनात इंडो तिब्बत पुलिस के 18 जवान शौर्य और पराक्रम के लिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुरस्कृत किए गए। इनमें से 3 जवानों को पीएमजी विशिष्ट सेवा के लिए, 3 जवान को राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 12 जवान पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग गणतंत्र दिवस अटारी बाघा बॉर्डर सीमा पर बीएसएफ के जवानों व पाक रेंजर्स ने मिठाई का किया आदान प्रदान। दोस्तों, देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में जश्न का माहौल है। सीमाओं पर तैनात जवान भी तिरंगा फहरा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अटारी बाघा सीमा पर भी जश्न का माहौल है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करा गणतंत्र दिवस का जश्न मनाए हैं। वहीं बीएसएफ जवानों ने पाक रेंजर्स ने मिठाई का आदान प्रदान किया है। इस दौरान पाक रेंजर्स ने बीएसएफ अधिकारियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, देश में 403 दिनों में दर्ज हुए 3 करोड़ कोरोना मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 22 लाख की हुई पार। दरअसल देश में, भारत में कोरोना लगभग 2,50,000 नए मामले दर्ज किए। हालांकि कल दोस्तों कम आए थे कोविड-19, लेकिन आज फिर से उछाल मार दिया है और 2,85,000 मामले दर्ज किए। 24 घंटे में लगभग 700 के करीब लोगों ने दम भी तोड़ा है। ये भी बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों लगातार जो है वो कहीं ना कहीं हालांकि मौत भी हो रही है। एक और अपडेट, राजपथ पर भारतीय सांस्कृतिक और नारी शक्ति की झलक, राज्य की झांकियों में दिखी गौरवपूर्ण विविधता। दोस्तों, हम आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर राजपथ पर नारी शक्ति की झलक दिखी। राफेल की एकमात्र महिला फाइटर शिवांगी सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने भी कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से, आपको बता दें, राजपथ पर जो नज़ारा देखने को मिला है आज, वो कहीं ना कहीं अपने आप में, चाइना हो या पाकिस्तान, उनके दांत खट्टे हो गए हैं। जी, उनके दांत खट्टे हो गए हैं, ये रियलिटी आप समझ लीजिए। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, कश्मीरी छात्रों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह में चार्जशीट पेश। पाकिस्तान की जीत पे हॉस्टल में मनाया गया था जश्न। पाकिस्तान की जीत पे जश्न मनाने वाले 3 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ जगदीशपुरा पुलिस ने राष्ट्रद्रोह के तहत साइबर आतंकवाद की धारा के तहत पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी को 90 दिन पूरे हो गए थे। पुलिस चार्जशीट नहीं लगाती तो उन्हें जमानत मिल जाती। पुलिस ने चार्जशीट के लिए शासन से अनुमति मांगी थी, अनुमति नहीं आई थी। समय सीमा पूरी हो रही थी, इसलिए आनन फानन में मंगलवार को चार्जशीट पेश की गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को हराया था। विचिपुरी स्थित आरबीएस की इंजीनियरिंग संकाय के हॉस्टल में जश्न मनाया गया था। जश्न की जानकारी पुलिस को सोशल मीडिया में हुई थी। पुलिस ने कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अली गनी को गिरफ्तार किया गया है। एक और अपडेट, आतंकियों को पनाह देने का पाकिस्तान का रहा है इतिहास, यूएन में भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर बड़ा हमला बोला है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों के पनाह देने, सहायता करने और सक्रिय रूप से समर्थन देने का एक स्थापित इतिहास है। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के स्थायी मिशन काउंसलर आर मधुसूदन ने ये टिप्पणी यूएनएससी की सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर चर्चा के दौरान की। भारतीय काउंसलर ने ये टिप्पणी तब की जब पाकिस्तानी राजनयिक ने भारत के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए मंच का दुरुपयोग किया। भारतीय काउंसलर ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने हमारे देश के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया है। उन्होंने ऐसा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए मंच का दुरुपयोग किया है। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी पे बीजेपी की नज़र, 253 जाट नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी अभियान जोर पकड़ चुका है और
ज़्यादातर दलों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। हालांकि राजनीतिक हलचल अभी बना हुआ है। कांग्रेस के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन सभी राज्यों में 10 मार्च को परिणाम आएगा। चुनावी राज्यों में चुनाव से जुटी आपको बता दें हर एक खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही पंजाब में चुनाव आयुक्त एस करुणा राजू ने अमृतसर से भी बड़ी बात कही और इसके साथ आपको बता दें 253 जाट नेताओं के साथ अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है और बड़ी बैठक करके कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी तैयारी की गई है। एक और अपडेट, रेल मंत्रालय ने विरोध के बाद एनटीपीसी और आरआरबी लेवल A1 की परीक्षाओं पर लगाई रोक समिति का किया गठन। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने छात्रों के विरोध के बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड के लेवल 1 की परीक्षाओं पर रोक लगा दी। मंत्रालय ने पास या फेल हुए अभ्यर्थियों की सुनवाई के लिए एक समिति का गठन किया और यह समिति विरोधी छात्रों की आपत्तियां सुनेगी और इन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। आरआरबी, एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी में CBT 2 की परीक्षा के खिलाफ युवाओं का जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शन को लेकर कर रहे छात्रों ने आरा में एक पैसेंजर ट्रेन को भी रोक दी थी और इसी को देखते हुए एनटीपीसी और आरआरबी लेवल की 1 परीक्षाओं पर रोक लगा दी है और आदेश ये भी दे दिया है कि जिन्होंने